पहले आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। क्या बोला था मैंने, इसको किससे रिलेट किया था, मैंने इसको रिलेट किया था कंट्री से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल बताता है। आप बोर्स मॉडल में पढ़ चुके हैं। बोर मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी शेल में घूमते हैं और उनकी एनर्जी फिक्स होती है जब तक वो उस शेल में होते हैं, क्योंकि शेल की एनर्जी फिक्स होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स होती है। तो वहां पे जो आपने n यूज किया था दैट इज अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स मी द शेल, राइट। तो पहली बात, इट गिव्स द मेन शेल। जैसे हमने बोला इसको n से नोट करते हैं, तो n की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and can go up to infinity, ठीक है। पर आपको मेनली 4 शेल पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी k शेल, हो जाएगी l शेल, ये m शेल, ये n शेल। तो मेन शेल जो है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन है दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट गिव्स द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। पहली बात समझ में आई, मेन शेल तो समझ में आ गया, K11 ऑफ द मेन शेल। फिर हमने बोला दूसरी चीज क्या बताता है, इट गिव्स यू द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस। जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बढ़ता जाएगा। तो सेकेंड थिंग हो गई डिस्टेंस। ना तीसरी बात, इट गिव्स द एनर्जी। ये आपने पढ़ा है, एनर्जी क्या है 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी की इक्वेशन ये होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे जो n होता है दैट इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही इंफिनिटी हो जाएगा, हमें नहीं पता, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और वो एनर्जी होगी जीरो, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया, मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जीरो, ठीक है। फिर हमने बोला और क्या बताता है, यह बताएगा कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ऑर्बिटल्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं। जब आप ऑर्बिटल्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम ऑर्बिटल्स को कैसे बताएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दैट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2 दैट इज इक्वल टू 2। सेकंड शेल में तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल में, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन, एग्रीड। थर्ड शेल में n की वैल्यू 3, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो तीसरे शेल में आएंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिख देते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और चौथे शेल में n इज इक्वल टू 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 4 जा 16 2 जा 32, तो ये आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये 4 मेन बातें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताई है। इसके अलावा भी ये और चीज बताता है, मैंने अभी आपको बोला है कि ऑर्बिटल्स आपने नहीं पढ़े है ना, तो जब ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तो कुछ बातें और बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, फिफ्थ पॉइंट इसका ये है, इट गिव्स द मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो मोटी मोटी लाइंस होती हैं, आपने ये पढ़ा है कि स्पेक्ट्रा को, जब हम स्पेक्ट्रा के अंदर एक होती है ब्रॉड लाइंस, तो ब्रॉडर लाइंस जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मेन है, मेन चीजें ये हैं। तो मेरे ख्याल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको समझ में आया, क्या बताता है, शेल, ठीक है। दूसरा क्या बताता है, डिस्टेंस, ठीक है। तीसरा क्या बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। चौथा क्या बताएगा, चौथा बताएगा कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और भी चीजें बताता है, जैसे ऑर्बिटल का साइज बताता है, ऑर्बिटल कितने होंगे एक शेल में, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। पर जब हम ऑर्बिटल्स पढ़ लेंगे उनके बारे में बात तब करेंगे। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड वन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम सेकंड क्वांटम नंबर पे आते हैं, दैट इज अवर एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर
मोमेंटम बोल रहे हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, जिसको कि हम स्मॉल एल से नोट करते हैं। ठीक है, पिछला वाला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, उसको हमने एन से नोट किया था और वो शेल बताता था। ऐसे एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर स्मॉल एल हमें सब शेल बताएगा। सब शेल कहाँ होते हैं? ये क्या है? KLMN, दे आर द शेल्स। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, और उनको हम SP, स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल s से नोट करते हैं। चलिए आते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है मेरे पास? इट गिव्स द नंबर ऑफ सबशेल्स। क्या बोला मैंने? पहली बात याद करेंगे, इट गिव्स द नंबर ऑफ सबशेल्स। शेल्स के अंदर क्या? सबशेल्स। शेल्स को किससे नोट करते हैं? KLMN, कैपिटल्स में। सबशेल को किससे नोट करते हैं? SPDFGH। आपको SPDF ही याद रखना है, GH आपको यूज नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, तो ये क्या बताता है? नंबर ऑफ सबशेल्स, जो हर शेल के अंदर सबशेल्स होती हैं KLMN के अंदर, जिनको कि हम शेल्स बोलते हैं, उनके अंदर SPDF करके सबशेल्स होती हैं, वो ये बताता है। ठीक है, अब पहले आप ये याद कर लीजिए, L की वैल्यू 0 मतलब S सबशेल। L की वैल्यू अगर कैसे आएगी वैल्यूज अभी आते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है 0 to n-1, 0 to n-1। ठीक है, अभी आ रहे हैं, इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। n के ऊपर डिपेंड करती है, और किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए L की जो वैल्यूज होती है वो 0 to n-1 होती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, L की वैल्यू अगर 0 होगी तो S सबशेल, 1 होगी तो P सबशेल, 2 होगी तो D सबशेल, 3 होगी तो F सबशेल, 4 होगी तो G सबशेल, 5 होगी तो H सबशेल। ठीक है, ऑल्दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है SPDF ही है। ठीक है, अब 0 to n-1 उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। वैल्यूज ऑफ n, वैल्यूज ऑफ n की वैल्यू 1 हो सकती है, इसका मतलब K शेल, 2 हो सकती है, इसका मतलब L शेल, 3 हो सकती है, इसका मतलब M शेल, और 4 हो सकती है, इसका मतलब N शेल। है ना? तो L की वैल्यूज क्या होंगी? 0 to n-1, 0 to 1-1 दैट इज 0। ठीक है, 0 to, अब यहाँ पे L की वैल्यू, N की वैल्यू 2 है, तो 0 to 2-1, तो 0 तो आएगा, 0 तो सब में आएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी। 0 to n-1 यानी कि 2-1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 0 1 2, 0 1 2 3। ठीक है, और अब इंपॉर्टेंट बात है L की, ये L की वैल्यूज है। पहले शेल के लिए कितनी वैल्यूज आई? सिर्फ 0 आई है। ठीक है, दूसरे शेल के लिए कितनी वैल्यूज आई है? 0 and 1 आई है। तीसरे शेल के लिए कितनी वैल्यूज आई है? 0 1 2 आई है। और चौथे शेल के लिए कितनी वैल्यूज आई है? 0 1 2 3 आई है। जितनी L की वैल्यूज आएंगी, जितनी L की वैल्यूज आएंगी उतने सबशेल होंगे। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है? कौन सी है? 0। कितनी है? 1। पहले शेल में 1, तो यहाँ पे सबशेल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स दैट इज ओनली 1। समझ में आ गए? इसमें कितनी वैल्यूज है? 0 and 1। कितनी है? 2 वैल्यूज है, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे? 2। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? 3, तो थर्ड शेल में कितने सबशेल्स होंगे? 3। फर्स्ट शेल में 1 सबशेल होगा, सेकंड शेल में 2 सबशेल होंगे, थर्ड शेल में 3 सबशेल होंगे, फोर्थ शेल में कितनी वैल्यूज है? तो कितने सबशेल्स होंगे? टोटल सबशेल्स इन द मेन शेल 4 सबशेल। तो समझ में आ गया? के शेल के अंदर 1। अब उसका नाम कैसे होगा? 1 और S की वैल्यू 0 आई, L की वैल्यू 0 आई, 0 तो 1, ये 1 मतलब ये नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और S, तो इसका सबशेल का नाम क्या होगा? पहले शेल में 1S। S क्यों आई? क्योंकि L की वैल्यू 0 है। यहाँ पे क्या है? 2 सबशेल है, सेकंड शेल होगा 2, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, L की वैल्यू 0, 0 का मतलब S सबशेल, यहाँ पे लिखेंगे 2S, 1 ये 2 आएगा, 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L की वैल्यू 1 मतलब P, तो सेकंड शेल के अंदर 2 सबशेल होंगे, 2S होगा और 2P होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, N की वैल्यू 3, तो 3, 0 का मतलब S, यहाँ पे 3S होगा, 1 का मतलब P यानी कि 3P होगा। 3 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, 2 का मतलब B। टोटल सबशेल्स कितने हैं? 3। कौन से? 3S होगा, 3P होगा और 3D होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? और फोर्थ शेल के अंदर 0 1 2 3 SPDF यानी कि 4 2 आएगा, 4S, 4P, 4D, 4F, तो टोटल सबशेल कितना हो गए? 4। यहाँ पे कितना होगा? 4S, 4P, 4D, 4F। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सबशेल्स एक शेल के अंदर कैसे होती हैं और कितनी होती हैं।
आ गया। अब अभी हमने ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे हुए कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सेकंड शेल के अंदर 8, किससे निकाला? 2n स्क्वायर से, शेल वाला फॉर्मूला है ना, 18 और 32। अब हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने ये पढ़ लिया कि पहले शेल के अंदर एक सबशेल आएगी 1s, दूसरे के अंदर 2 सबशेल आएंगे 2s एंड 2p। सबशेल समझ में आ रहा है ना? शेल के अंदर सबशेल। थर्ड शेल के अंदर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। यहां तक आ गया। अब एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 × 2l+1। क्या बोला? 2 × 2l+1। तो s सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? l की वैल्यू 0, यहां पे 0 पुट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1, यहां पे 1 पुट करोगे, 2 1 जा 2 + 1 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। d सबशेल के लिए l की वैल्यू 3 आएगी, तो यहां पे 3 पुट करो, 3 2 जा 6 + 1 7 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 आएगी और यहाँ पे 3 आएगी, तो 2 2 जा 4 + 1 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 आएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 3 2 6 + 1 7 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। s पहले तो ये लर्न करो, s सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो पहले शेल के अंदर कितनी सबशेल है? 1। कौन सी? 1s। और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि पहले शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने 2n स्क्वायर से निकाले थे, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 1s सबशेल के अंदर होंगे, है ना बच्चे? क्योंकि s के अंदर, पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सबशेल है 1s और उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। समझ में आ? दूसरे शेल के अंदर कितनी सबशेल्स हैं? 2s और 2p। और दूसरे शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2s के अंदर और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2p के अंदर, क्योंकि s के अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? नहीं आया? ये 8 इलेक्ट्रॉन किससे निकाले थे? 2n स्क्वायर से। वो क्या है? l शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है। फिर हमने अभी पढ़ा कि l शेल के अंदर 2 सबशेल होती हैं 2s और 2p। फिर हमने पढ़ा कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि l शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर होंगे एंड 6 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर होंगे। ठीक है, सिमिलरली थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने निकाला थर्ड शेल के अंदर 3 सबशेल होते हैं, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 3s के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 3p के अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 3d के अंदर। टोटल करोगे तो 18 आएगा। समझ में? तो थर्ड शेल के अंदर जो 18 इलेक्ट्रॉन हमने 2n स्क्वायर से निकाले थे उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर एंड 10 इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर होंगे। राइट? सिमिलरली ऐसे ही 14 इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें चारों सबशेल के अंदर 2 10 2 4s के अंदर 2 4p के अंदर 6 4d के अंदर 10 4f के अंदर 14। व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट अ टोटल ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको सबशेल के अंदर समझ में आ गया होगा। समझ में? और ये क्या बताता है? और एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एनर्जी ऑफ सबशेल्स। ठीक, तो अब ये रखना एनर्जी ऑफ सबशेल्स, ये पार्ट जो मेरे पास है एनर्जी ऑफ सबशेल्स। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ऑफ सबशेल्स ज्यादा। तो आपको पता है एल की वैल्यू 0 1 2 3 और सबशेल कौन से हैं? सबशेल कौन से हैं? सबशेल कौन सा? एस पी डी एफ। तो इधर से इधर जाएंगे, एल की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी ऑफ सबशेल इंक्रीज। हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कितनी बातें होगी? 5 बातें। कुछ और बताएगा? हाँ, इसका नाम क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर और एंगुलर क्वांटम नंबर। देखो बेटा, क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। एक मोशन ये होता है और दूसरा अपने ही एक्सिस पे घूमता है। जैसे आपने अर्थ के ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक, और अपने एक्सिस पे भी घूमती है। एक को रिवोल्यूशन और एक को रोटेशन बोलते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के 2 मोशन होते हैं,
एक ऑर्बिटल एक जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, उसको ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर उसकी वजह से, उस मोशन की वजह से जो वो एंगुलर मोमेंटम गेन करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमने क्या बोला, ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of an electron is given as, डायरेक्ट लिख देता हूं h/2 pi √ l into l plus 1, ठीक है, क्या बोला, h/2 pi, और इसको हम लिख सकते हैं h bar √ l into l plus 1। मेरा h bar जो हम लिख रहे हैं वो h/2 pi होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है बीएम को हम फिजिक्स में पढ़ोगे इसको डिटेल में, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। समझ में आ गया, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अब अगर हम बोले, ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो अब एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब हम, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, अब हमने बोला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सब सीखो ये ऑफ एस सबशेल क्या होगा, ऐसी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर पी सबशेल, फॉर डी सबशेल, ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, एल की वैल्यू क्या होगी, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू जीरो होती है एस सबशेल की, ठीक है। जीरो को यहां पे पुट करोगे तो जीरो, ठीक है, पूरा जीरो हो जाएगा। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम OM लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा, h/2 pi √ 1 into 1 plus 1, तो ये क्या हो जाएगा 2h/2 pi √ 2h/2 pi, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, √2h bar, ठीक है। फॉर डी सबशेल, समझ में आ रहा है, डी सबशेल, ठीक है, L इज इक्वल टू कितना होता है, D के लिए 2, देयरफॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 pi √ l into l plus 1, 2 into 2 plus 1, that is equal to √6 h/2 pi, और इसको लिखते हैं √6। हाँ यार, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से एजीमुथल क्वांटम नंबर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो क्या बताया है, मेनली सबशेल बताया है, ठीक है, सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और हर शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, ये सब एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वांटम नंबर क्लियर हो गए होंगे। नाउ विल मूव ऑन टू थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम तीसरे क्वांटम नंबर पे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में। इसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा, KLMN पढ़ा। KLMN क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं, SPDF दैट इज सबशेल्स होते हैं। सबशेल्स के अंदर क्या होते हैं, दे आर ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल रीजन है, ठीक है, किसी भी शेल या सबशेल के अंदर जहां पे there is a maximum probability of finding a particular electron। क्या बोला, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। देखो ना बेटा, हमने क्या पढ़ा था, हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि हम एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते, पर हम क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा वो उस ऑर्बिटल को बताएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ये बताएगा कितने ऑर्बिटल्स एक सबशेल के अंदर हैं। दूसरी बात, ऑर्बिटल क्या होता है, ये वो 3 डायमेंशनल रीजन होता है, 3 डायमेंशनल रीजन वेयर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ढूंढना है तो वो शेल के अंदर, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स में जाकर आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों, जो बातें होंगी। अब हमने क्या बोला कि इससे हम किसी भी और सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, किसी भी सबशेल के अंदर, सबशेल्स कौन सी, S, P, D, F,
किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं वो हम m की वैल्यू से बताएंगे। अब m की जो वैल्यू है वो l की वैल्यू ms, ठीक है, ये ml की जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी, l की वैल्यू पे। l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो दो बातें हैं, पहली बात टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल वैल्यूज होगी 2l+1, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। और कौन सी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यूज है, दैट इज 2l+1, पर वैल्यूज कौन सी है, दैट इज -l to +l इंक्लूडिंग 0, -l to +l इंक्लूडिंग 0, कितनी वैल्यूज है 2l+1। अभी आता है, ठीक है। सबशेल है s p d एंड f, 4 सबशेल्स पढ़ी हमने, और भी होती है पर ये मेनली 4 सबशेल्स में पढ़नी है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ 0 1 2 3 अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अब देखो कितनी टोटल वैल्यूज जितनी m की वैल्यूज आएंगी, मैं एक लाइन और लिख देता हूं, ईच वैल्यू ऑफ m, नोट यहां पे लिख देता हूं, ईच वैल्यू ऑफ m, ईच वैल्यू ऑफ ml, ठीक है, designates an orbital, ठीक है, जितनी m की वैल्यूज आएंगी, ml की वैल्यूज आएंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब ml की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, याद रखो 2l+1, पहले इस पे फॉर्मूले पे फोकस करो, ठीक है। ml की कितनी वैल्यूज आएंगी, s की वैल्यू अगर 0 होगी तो ml की ये टोटल वैल्यूज कितनी आएगी, 2 × 0 + 1, यानी कि टोटल वैल्यूज 1, एक वैल्यू आएगी, ठीक है। p सबशेल के लिए कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 × 1 + 2 × 2 + 1, कितनी वैल्यूज आएंगी 3। तो p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 3। d सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 × 4 + 1 5, तो d सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5। कितनी वैल्यूज आएंगी 5 वैल्यूज, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5, क्योंकि जितनी ml की वैल्यूज आएंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है बच्चों। f सबशेल के लिए l की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट करो 3l, 3 × 6 + 1 7, तो टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी 7 है। अब वैल्यूज कौन सी होंगी, वो होगा ये -l to +l इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पे -0 to +0 दैट मींस 0, कौन सी वैल्यू है 0, कितनी वैल्यूज है 1, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज है -l to +l यानी कि -1 0 + 1, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं -1 0 + 1। अब ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं, तीन ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, px py और pz, ठीक है। डी कितनी वैल्यूज है 5 वैल्यूज है, कौन सी वैल्यूज है -l to +l यानी कि -2 to +2, तो -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अब 5 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, तो ये 5 जो ऑर्बिटल्स हैं ये देखिए, ये है dxy, ये है dyz, इनके नाम है dzx, dx² -y² और dz², ठीक है बच्चों। हाँ यार 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, 3 p ऑर्बिटल्स है, ये समझ में आया, 3 p ऑर्बिटल्स है, -1 to +1 -1 0 +1, कितनी वैल्यूज है 3, तो कितने ऑर्बिटल्स है 3, तो कौन से px py pz, ठीक है। यहाँ पे dl की वैल्यू कितनी आ रही है, d सबशेल के लिए कितनी होती है 2 होती है, तो ml की वैल्यूज क्या होंगी -l to +l यानी कि -2 to +2, कितनी वैल्यूज है 5, तो कितने ऑर्बिटल्स हुए 5, कौन से हैं dxy dyz, अभी डिटेल में इसको बताएंगे जब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आएंगे, ठीक है। ये dxy ही नाम क्यों रखा वो वहां पे आपको बताएंगे, dxy dyz dzx dx² to y² dx² -y² भी बोल सकते हैं dz²। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज है -3 to +3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितनी वैल्यूज है 7, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे 7। अब वो कौन से होंगे वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने क्या बताया, ये आपको बताया कि कौन से ऑर्बिटल्स हैं और कितने ऑर्बिटल्स हैं। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसके ऊपर और आता है कि भैया इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज किसके लिए है, ठीक है, डी के लिए पर्टिकुलरली आता है, तो मैं डी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो ये आपको समझ में आया, तो शेल के अंदर क्या है सबशेल्स, सबशेल्स के अंदर क्या है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कौन बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, समझ में आ गया। अब ऊपर देखना
अब देखो बेटा क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। देखो क्या, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। और यहां पे लिखता हूं वैल्यूज ऑफ ये एम एल, ठीक है। अब मुझे बताओ डी एक्स वाई के लिए क्या वैल्यू होगी, प्लस माइनस 1, 5 वैल्यूज है ना, या तो आप इसके लिए +1 रख सकते हो या -1 रख सकते हो, ठीक है। डी वाई जेड के लिए क्या है, डी एक्स वाई के लिए +-2, सॉरी +-2, ठीक है। डी एक्स वाई के लिए +-2, ठीक। डी वाई जेड के लिए, ठीक है, डी वाई जेड के लिए +-1, डी जेड एक्स के लिए +-1, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए +-2 और डी जेड स्क्वायर के लिए 0, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यूज हैं, ये 5 वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से नेगेटिव क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट पे आते हैं, दैट इज अवर स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए बच्चों लास्ट क्वांटम नंबर पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे कैसे घूमेगा। देखो मैंने आपको पहले भी बोला, इलेक्ट्रॉन के 2 तरह के मोशन होते हैं। पहला न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना, दैट्स कॉल्ड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा अपने ही एक्सिस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2 तरफ, या तो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स मी द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, क्या, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। नाउ अब सिर्फ स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन का 2 तरीके का हो सकता है, एक को बोलेंगे क्लॉकवाइज और एक को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब सपोज ये एक्सिस है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि सपोज ये एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि स्पिन की दो ही तरह के स्पिन हो सकते हैं, इसलिए एस की वैल्यू होती है +1/2 और एस की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो पहली बात क्या बताया, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, और कुछ बताएगा, हाँ, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन also produces an angular momentum known as spin angular momentum, ठीक है। तो इसको लिखेंगे μs, ठीक है, h/2 pi √ s × s+2, ठीक है, dm, ठीक। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताएगा और कैसा स्पिन है ऑन इट्स ओन एक्सिस ये बताएगा। तो अब ये चारों क्वांटम नंबर्स खत्म हो गए, ठीक है बच्चों। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बाद में थोड़े टाइम बाद। तो चारों क्वांटम नंबर्स की हेल्प से आपने क्या बताया, शेल, फिर सबशेल, फिर ऑर्बिटल और फिर स्पिन। होप ये वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।